फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हुए ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बट जब कैश फ्लो की बारी आती है तो काफ़ी लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती है। एक्चुअली कैश फ्लो को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड से बनाया जाता है। इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप स्क्रैच से इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए कैश फ्लोज को बनाएंगे, और इसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिस फाइल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक होगा जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोफेशनल लेगेसी। मैं हूं अम्मार और आज हम प्रोफेशनल लेगेसी ट्रेनिंग्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डायरेक्ट मेथड बनाने जा रहे हैं। ये बेसिकली एक फर्म की फिजिबिलिटी थी जहां जो मैंने पूरी बनाई थी, बट आपको सिखाने के लिए मैंने सिर्फ 3 स्टेटमेंट ली हैं, जिसमें मैंने बैलेंस शीट ली है, जिस शीट का नाम मैंने बीएस रखा है, और कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड लिया है जिसको हम बनाने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लिया है, और नेक्स्ट हमारी जो शीट है ये ड्राफ्ट की है जिसे मैंने खाली कर रखा है। इसमें सारे आइटम्स को मैंने 0 0 कर दिया है ताकि आपको इसमें फॉर्मूलाज लगाए जाएं। ये बी कॉमर के लिए तो एक नई चीज होती है, क्योंकि वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इक्वल इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। जब आप सीए एंटर कर लेते हैं तो चार्टर्ड फर्म की इंडक्शन के लिए अक्सर बतौर टेस्ट जो लिया जाता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा किसी भी कंपनी की में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड इक्वली इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये बैलेंस शीट की वेरिफिकेशन करती है। ना सिर्फ आपको कैश की ऑपरेशंस बताती है, बल्कि ये बैलेंस शीट की वेरिफिकेशंस भी करती है। एक केस में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे उस केस को चेक करना था, उस बैलेंस शीट को चेक करना था कि दो पार्टनर आपस में सेटिस्फाई नहीं थे। तो जब मैंने देखा, मैंने इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड भी बनाई। जब मैंने देखा तो बैलेंस शीट टैली उन्होंने कर रखी थी किसी ना किसी तरह, बट जब ये स्टेटमेंट बनाई तो कैश इक्वल नहीं आता था। अब जब कैश इक्वल नहीं आता था तो मैंने रिपोर्ट ये किया कि आपकी जो बैंक रिकंसिलिएशंस हैं वो ठीक नहीं है। आपने बैंक अपने रिकंसाइल नहीं किया हुए। जब तक आप बैंक रिकंसाइल नहीं करते तो मैं आपको आपकी फाइनल स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन डायरेक्ट मेथड। इसमें आपको पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो सीए एंटर तक कर चुके हैं उन्हें पता है कि इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज डिफाइन की जाती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी या ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी इन्हें कहते हैं, और इसके बाद इसकी सेकंड एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश जो है आपको इन्वेस्टमेंट के जरिए कितना आया, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की आपने या कहाँ कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट्स आई, तो उसका भी आप इसमें अहाता करते हैं। और इसके अलावा कैश फ्लो फ्रॉम तीसरा जो होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज होता है कि फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज से आपको क्या जो है कैश आया। और इसके बाद इसकी टोटल जो है कैश फ्लोज बन जाती हैं, यानी तीनों एक्टिविटीज से क्या कैश आया। इसके साथ साथ फिर हम इसके जो कैश इन हैंड का, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का टोटल जो होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको लेते हैं, जो बैलेंस शीट के पहले साल से हम कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर क्लोजिंग बैलेंस इसका निकालते हैं। फिर इसका चेक लगाते हैं कि जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट हुआ है वो और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के मुताबिक निकल रहा है वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हों तो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है। अगर कुछ जो है ये इक्वल ना हो रहा हो तो
फिर या आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत है, या आपके बैंक्स जो हैं वो रिकंसाइल नहीं होते, यानी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस भी वहां पे चैलेंज हो जाता है, आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चैलेंज हो सकती हैं अगर आपने प्रिंसिपल सही अप्लाई किए हैं तो। आइए हम अपनी कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड ड्राफ्ट फाइल में जाते हैं ताकि आपको हम ये करके दिखाएं कि किस तरह एक एक हेड को स्टडी भी करें और उसमें साथ आपको करके भी दिखाएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से हमें क्या कैश जो है वो आया, इसकी यानी कैश फ्लो हमें क्या आई है ऑपरेशनल एक्टिविटी से। तो सबसे पहले ऑपरेशनल एक्टिविटी का नेट ऑफ जो होता है वो नेट इनकम में यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होता है। तो हम इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और हम जो है ये इसका लॉस फिगर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त आप इक्विटी स्टेटमेंट को भी ले सकते हैं, वहां से भी आप इसको उठाते हैं क्योंकि आपकी चौथी स्टेटमेंट इक्विटी स्टेटमेंट होती है। खैर आपके ईयर 1 का जो है यहाँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस से उठा रहा हूं, तो ईयर 1 की जो नेट इनकम है वो आपकी 129037 ये है। हम इसको एंटर कर देंगे। इसमें डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे। ये नॉन कैश एडजस्टमेंट होते हैं जो नेट इनकम को जो है ऐड बैक किए जाते हैं। पहले नेट इनकम से ये लेस हुए हुए होते हैं, तो अब ये नॉन कैश एडजस्टमेंट आपकी नेट इनकम में ऐड बैक किए जाते हैं। तो इज इक्वल टू, अब इसके दो तरीके हैं, या तो अगर आपके प्रॉफिट एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है, यानी जो डिक्रीज हो रहा है वो जस्ट ड्यू टू डेप्रिसिएशन है, तो फिर आप 2 साल अपनी बैलेंस शीट के कंपेयर करके भी ले सकते हैं। तो इसका इजीएस्ट जो डायरेक्ट वे है वो ये है कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस से डेप्रिसिएशन को देखें और वहां से जो डेप्रिसिएशन यहां आ रही है वो ऐड बैक हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी अगर कोई अमोर्टाइजेशन है, देखिए डेप्रिसिएशन का बिहेवियर और अमोर्टाइजेशन का बिहेवियर प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरह का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फिगर नहीं ली। अगर आपकी और ये एक ही अकाउंट जो नोट्स टू अकाउंट होता है वहां पे एक ही नोट्स टू अकाउंट में आते हैं, यानी ऊपर वाली रो में डेप्रिसिएशन अगर आपने लिखी है तो उसके नीचे वाली रो में अमोर्टाइजेशन लिख देंगे और टोटल का जो रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस में होगा वो एक जगह पे आ जाता है। अमोर्टाइजेशन जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स पे होती है, यानी जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपने खरीदा है या कोई और इंटेंजिबल एसेट, जो इंटेंजिबल से मुराद नजर ना आने वाले एसेट जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्सेल्स होते हैं, ये वाली चीजें। तो ये डेप्रिसिएशन के साथ जो है जुड़ा होता है। यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ अमोर्टाइजेशन को मैंने लिया है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में अमोर्टाइजेशन को अलहदा से रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसी तरह डेप्रिसिएशन के नीचे रिपोर्ट करेंगे और उसको यहाँ उठा के आप ऐड बैक कर देंगे। अब गेन अदर, ये नोट से आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट अदर इनकम में, क्योंकि ये आपकी ऑपरेशनल इनकम नहीं होती है, सेल्स नहीं होती हैं, तो अदर इनकम में अगर आपने गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट यानी कोई व्हीकल सेल कर दी है तो वो यहां से माइनस हो जाएगी, क्योंकि आपकी जब कोई अदर इनकम होती है तो आपकी ऑपरेशनल इनकम नेट इनकम को वो बढ़ाती है। अब जब यहां से आप निकाल देंगे तो नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि ये हमारा एसेट्स का पोर्शन टैकल होता है, वहां इसको जाके हम टैकल करेंगे। अब इस क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इसमें नहीं रखी है तो इस वजह से हम इसको यहाँ ऑपरेशनल एक्टिविटी में ऐड नहीं करेंगे। अब इसके बाद ये आपका टोटल नॉन कैश एडजस्टमेंट बनी है, ये इस तरह से हमने टोटल लगाया हुआ है।
इसके बाद हम इसको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। इसको मैंने दो हिस्सों में समझाने के लिए डिवाइड किया है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, आपकी जो वर्किंग कैपिटल होता है। तो अब वर्किंग कैपिटल ऑपरेशन में, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आ रही हैं, तो मैंने इसे अलग-अलग जो है इस डिवाइड कर रखा है कि आपके करंट एसेट्स क्या हैं और वो पहले करंट एसेट को रिपोर्ट कर लें। जैसे कि यहाँ रिसीवेबल्स जो है उनमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ये देखिए। आप अब देखें, रिसीवेबल इंक्रीज की सूरत में जब आप रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं तो ये माइनस में आते हैं। क्यों माइनस में आते हैं? ये इस वजह से माइनस में आते हैं क्योंकि ये इंक्रीज हों तो आपको कैश कम आता है, अगर ये डिक्रीज हों तो आपका एसेट लिक्विडाइज हो जाता है, यानी आपको कैश ज्यादा आता है। तो यहां अगर रिसीवेबल आपके पिछले साल की निस्बत इंक्रीज होंगे तो वो फिगर माइनस में होगी, और डिक्रीज होंगे तो वो फिगर पॉजिटिव में होगी। अब इज इक्वल टू करंट ईयर, ये बैलेंस शीट में हम गए। रिसीवेबल हमारे स्टोर स्पेयर क्योंकि जीरो थे, आप स्टोर स्पेयर भी लिख सकते हैं। आप ईयर 1 को अब देखते हैं ये बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो ये माइनस ये, क्योंकि आपके ये बड़े हैं तो इंक्रीज नेगेटिव की सूरत में आएगा। ठीक है, ये मैंने किया ये है। अब ये देखें, मैंने किया है 0 ईयर माइनस ईयर 1। तो आपका जो आंसर आएगा, अगर इंक्रीज है, अगर यहाँ 15 मिलियन होता तो और यहाँ 10 मिलियन, तो ये डिक्रीज होता, डिक्रीज पॉजिटिव लिखा जाना था, कैश ज्यादा आया, लिक्विडाइज हो जाना था। तो यहाँ पे आपके रिसीवेबल क्योंकि इंक्रीज किए हैं, नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह स्टोर्स एंड स्पेयर्स पे यही फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट वो जो क्योंकि नाम लिया आपके ये वाले जीरो हैं, तो जीरो पे भी हम फॉर्मूला लगाए देते हैं, इज इक्वल टू, वैसे फॉर्मूला कंट्रोल डी कर देते हैं एसेट्स में। कंट्रोल डी से तो नहीं चलेगा क्योंकि कंट्रोल डी नीचे वाले को ड्रैग डाउन करता है। तो हमने 16 रो बैलेंस शीट की लेनी है। हम देख लेते हैं कि यहाँ 18 आ रही है, तो हम 18 को 16 कर देते हैं। ये क्योंकि इसमें माइनस था तो इसमें वो माइनस आया। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट को छेड़ देते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ स्टोर्स एंड स्पेयर्स में, मैं बाद में जीरो कर दूंगा क्योंकि बैलेंस शीट आउट हो गई तो ये ऑटोमेटिकली आउट होगा, और ये अगर आउट हुआ तो हमारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो ठीक नहीं आएंगे। अब इसको करते हैं हम 15 मिलियन, चले 1.5 मिलियन लिखा गया, ठीक है, यहाँ 10 मिलियन कर देते हैं। तो अब जीरो में 15 था, फॉर ईयर 1 में इसका 5 लाख डिक्रीज हुआ यानी लिक्विडाइज हुआ। तो यहां देखते हैं क्या रिजल्ट आया। देखें, इंक्रीज की सूरत, डिक्रीज की सूरत में पॉजिटिव आंसर आया क्योंकि वो कैश का पोर्शन बन जाता है आके, जब कोई करंट एसेट कम होता है तो जितना कम होता है वो कैश का पोर्शन बन जाता है। कंट्रोल डी डी करते हैं। चले, इसके बाद ये हमारी आ गई। अब आ जाते हैं हम करंट लाइबिलिटीज पे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज में बैठ के। अब इसके बाद हम जब यहां आते हैं तो यह जो ऊपर हमने किया था उसका उल्ट होगा। ऊपर हमने यानी अब है लाइबिलिटी में इंक्रीज की सूरत में, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज होगी तो यहाँ नेगेटिव होगा। तो
अब हम उल्ट इसका कर देते हैं, कंट्रोल सी, और इसको हम एंटर करते हैं। जो कॉलम हमारा यहाँ ई कॉलम, बैलेंस शीट का ई कॉलम हमारा नेगेटिव था, अब पॉजिटिव कर देते हैं, और जो कॉलम हमारा पॉजिटिव था उसको सी कॉलम को नेगेटिव कर देते हैं। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में जाके कि सी कॉलम में हमारी लायबिलिटीज कहाँ आ रही हैं। ये टोटल एसेट हैं, यहाँ करंट लायबिलिटीज आती हैं जिसमें क्रेडिटर्स हैं 29 रो पे। सी नेगेटिव होगी, यानी 0 ईयर माइनस ना सॉरी ईयर 1 माइनस 0 ईयर, अगला साल माइनस लास्ट ईयर जो गुजरा हुआ साल है। तो हम ये 29 पे हमारी बैलेंस शीट है 18 की बजाय, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 29 कर देते हैं। ये 5,01,000, यहाँ पीछे कैश फ्लो से भी चेक करते जाते हैं हम, तो आप ये देखें 5,01,000 ही हमारा नेगेटिव था जो हमने आपके लिए ड्राफ्ट फाइनल किया हुआ था। इसके बाद इनकम टैक्स पेबल है, अपनी ड्राफ्ट शीट पे जाते हैं, इनकम टैक्स पेबल पे कंट्रोल डी कर देते हैं, 20,000 का यहाँ हमारा ये आ जाता है। अब हमने ये हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी से हमें नेट रिजल्ट जो आया है वो ये आया है। हम फॉर्मूला भी आप अगर कहें तो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूं और इसके अलावा करके भी दिखा देता हूं। ये देखें, ये चीजें आपकी ऐड हो रही हैं, सारी ऐड हो रही हैं, क्योंकि हम वहां पे माइनस की सूरत में लिखते जा रहे हैं, इज इक्वल टू ये आपकी नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन माइनस गेन ऑन जो है गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट प्लस रिसीवेबल इंक्रीज और डिक्रीज प्लस स्टोर्स एंड स्पेयर्स प्लस करंट लायबिलिटीज में हम आ जाते हैं कि करंट लायबिलिटीज क्या है, प्लस ये हमारा ये देखें 118571, और इसको एक्यूरेट रखने के लिए कि एंड पे जो वीडियो के एंड पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना आ जाए, हम आपकी इधर इन ये दिखाते भी जाते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या था। 118, 571, 549, और हमारा यहाँ भी 118, 571, 549 जो कि सेम है। अब हमारी एक यानी कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मुकम्मल हो जाता है। अब हम सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। अब इसमें क्योंकि यहां पे हमारे इस फाइनल में प्रोसीड फ्रॉम जो है किसी ने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म एसेट्स में नहीं आ रहा, और वहां भी हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसमें हम इनको मोटा मोटा स्टडी जरूर कर लेते हैं, बाकी जो एक्टिविटी है आपको वहां जाके दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट से कोई आपको जो आ जाती है तो वो यहाँ आप ले लेते हैं। इसके बाद परचेज ऑफ न्यू लॉन्ग टर्म, यानी सेल परचेज जो एसेट्स का है वहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक सूरत में इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, अगर आप जो है नई परचेज करते हैं तो वहां आपकी क्योंकि इनकम जो है जनरेट हो रही होती है, सॉरी वहां आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, तो वहां अगर सेल की है तो यहाँ पॉजिटिव आएगी, अगर परचेज न्यू एसेट किया है तो यहाँ नेगेटिव में फिगर का जो है लेंगे। इसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके जो होते हैं वो यहाँ आए हैं कि बैलेंस शीट में आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो इज इक्वल टू आपने बैलेंस शीट में यहाँ मैं देखता हूं कि कहाँ पे आपके
एसेट्स में आ रहे होंगे। ये देखें जी आपके मैं ये आपने जो है इन्वेस्टमेंट की है, ये स्टार्टअप एक्सपेंस था किसी का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ये स्टार्टअप एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपने सी माइनस ये ई किया, यानी कि आपने ये एक्सपेंस किए हैं, एसेट आपका आया है जो अमोर्टाइज हो जाएगा बाद में जाके, तो उस पे आपने इन्वेस्टमेंट की। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं आपकी, कि अगर आपने कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की है, यानी कोई शेयर ले लिया या कुछ भी आप लेते हैं, तो वो आपके आ जाएंगे। अब ये आपकी इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, वो आपकी यहाँ आ जाएंगे। अब इसके बाद जो मेजर आपका तीसरा मेजर पोर्शन जो होता है, उसमें आप चले जाते हैं। इसमें क्योंकि ये एक जिस कंपनी के मैंने बनाया है, तो इसका लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो था वो पे बैक हो रहा था। वो इसको क्लोज वाइंड अप की तरफ जा रहे थे, उन्होंने को डिफॉल्ट किया हुआ था, तो उन्होंने ये लॉन्ग टर्म लोन को पे बैक करना था। वरना नॉर्मली तो फाइनेंशियल एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश आता है, यानी आप कोई नए लोन इंजेक्ट करते हैं या आप पुराने भी अगर करते हैं, तो आपने लिमिट्स ली होती हैं, आप उन लिमिट्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने देखना होता है कि आप कितने लोन एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर गए। या इसमें ये सभी होता है कि कुछ जो है वो आपके रनिंग फाइनेंस होती हैं, जहां आप पे बैक भी करते रहते हैं और लोन लेते भी रहते हैं। तो आपको देखना ये होता है कि आपने कितना पे किया या आपने ज्यादा लोन लिया, लिमिट्स को ज्यादा यूटिलाइज कर लिया। तो यहाँ क्योंकि पे बैक की स्टोरी थी, तो हम बैलेंस शीट में जाके पे बैक का जो है चेक कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में क्या पे बैक किया। इसमें हमने ये देखें जी, ये इसके एसेट्स आ गए, ये एसेट्स के बाद ये करंट लायबिलिटीज और ये नॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू, बैलेंस शीट में जाएंगे, ये यानी 0 ईयर माइनस ईयर 1, ये जो आंसर आएगा, ये हमारा सॉरी ये गलत लगा है मुझे, ऐसे ये माइनस में आना था। तो ये जो यानी कि फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू बैलेंस शीट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो ये आपका 60 मिलियन से नेगेटिव आ गया। अब अगर आपने, यानी ये आपने पे बैक किया है, लॉन्ग टर्म लोन पे बैक करने जा रहे हैं। ये जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, ये जो चीज ये मैंने फिजिबिलिटी जो बनाई थी, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पे बैक होने जा रहा था। बैंक्स को रीपेमेंट्स कर रहे थे, बैंक फर्दर इन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं थे और इनके लोन्स को वो ब्लॉक कर चुके थे। अगर आप नई लिमिट्स लेंगे, तो आप इसी फॉर्मूले पे, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर से आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो आपके अगर नए लोन इंजेक्ट हुए होंगे तो वो यहाँ ऐड होंगे। अगर आपने पेड अप कैपिटल इंक्रीज किया है, यानी इनहेंस कर दिया है कैपिटल, आपका पेड अप कैपिटल जो कम था, जो स्टूडेंट्स कॉरपोरेट को समझते हैं, तो अगर आपने अपना पेड अप कैपिटल इन जो है बढ़ाया है, तो आप उसके फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर से करके आप इसमें लेंगे। इसके अलावा डिविडेंड्स की जो है वो भी यहीं आ जाती है। कुछ लोग डिविडेंड्स को ऑपरेशनल एक्टिविटीज में भी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से लिंक कर देते हैं, या इक्विटी स्टेटमेंट से जाके एडजस्टमेंट भी डालते हैं। बहरहाल, ये अगर आपने डिविडेंड दिए हैं, तो डिविडेंड जो है डिविडेंड की शक्ल में आप पेड अप कैपिटल के साथ, क्योंकि ये अटैच होते हैं। अगर आपने मोर कैपिटल इंजेक्ट किया है, आपने चाहे पब्लिक से किया है या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या उन शेयर होल्डर से किया है, यानी जिस तरह के भी शेयर होल्डर्स हैं, आपने उनको डिविडेंड अगर दिया है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा।
अब जो है, अब हम ये हमारा कैश, टोटल कैश फ्रॉम ये 3 एक्टिविटीज आया है, यानी फिर से भी मैं टोटल करके दिखा देता हूं। ये देख लीजिए 56372533 है, तो इज इक्वल टू ये 3 एक्टिविटीज का जो टोटल है वो हम ऐड अप कर देंगे। तो पहली एक्टिविटीज का टोटल ये था, दूसरी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये था, इसके बाद जो तीसरी एक्टिविटी का टोटल है वो ये है। ये तीनों का हम टोटल ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे। यहां से एक दफा जो हमारी फाइनल शीट है उससे एक दफा चेक भी कर लेते हैं। 56372533, 56372533, तो 56372533 ओपनिंग बैलेंस, हम बैलेंस शीट जो 0 ईयर का बैलेंस क्लोजिंग है वो ईयर 1 का ओपनिंग होगा, तो हम इसको भी यहां से उठा लेते हैं। कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड ऊपर होगा, कैश एंड बैंक बैलेंस ये आपका आ गया। अब इस साल का क्लोजिंग जो है वो आपका ये खड़ा है। आप इसमें अब बैलेंस शीट का चेक जो है हम वो लगाते हैं, ये माइनस कैश एंड बैंक बैलेंस जो इस साल का है, ईयर 1 का, ये आपका टैली है। कोई पॉइंट्स का डिफरेंस है, वो कॉस्ट, क्योंकि कॉस्टिंग बेस पे बनाई गई है तो उन कहीं ना कहीं वहां पॉइंट्स का जो एक्सेल इग्नोर कर देता है, तो उसका डिफरेंस आ गया होगा। तो ये बिल्कुल सेम है, 152 एंड पे आता है, और यहां भी अगर हम देखते हैं तो 152 क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आता है। अब हम आपको ईयर 2 भी करके दिखाने वाले हैं इसी तरह। ईयर 2 में हमारे पास हम इसी को, ये नेट इनकम फ्रॉम जो है एक्टिविटीज वहां से उठाएगा, ये डेप्रिसिएशन को उठाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, वही टोटल आ गई ऑपरेशन एक्टिविटीज से। इसी तरह ये एसेट्स दोनों कॉपी कर लिए हमने, करंट एसेट्स के जो हमारे पास थे, जितने भी करंट एसेट होंगे, अगर आपके 50 करंट एसेट के बैलेंस शीट में, वैसे ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन अगर आपके 50 भी मौजूद हैं तो आप ये इसी तरह से करेंगे। अब इसके बाद आपके ये प्रोसीड्स दूसरे भी आप इसी तरह कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये 2.5 लाख की देखें, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपके अमोर्टाइज किए गए हैं। इसको मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए फायदा है कि मुझे इसमें देखना पड़ेगा और आपको कुछ ना कुछ आसानी मिलेगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये आपके सामने यहाँ चेक हम लगा लेते हैं कि ये ओपनिंग बैलेंस में हमने, ये देखें बेटा, ये देखें जी, मैंने यहाँ से ये जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो ओपनिंग मैंने किया है। अब मैं इज इक्वल टू इसका चेक लगाने लगा हूं, ये माइनस बैलेंस शीट का जो है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सेकंड ईयर का, तो ये देखें ये टैली है। हमारे दूसरे साल की भी कैश फ्लो इतनी जल्दी प्रिपेयर हो गई है, ये ऑटो लिंक भी किया है। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ये फाइल आपको प्रोफेशनल लेगेसी के वेबसाइट से भी मिल जाएगी। डाउनलोड्स में जाके प्रोफेशनल लेगेसी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लर्न कीजिए, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को स्ट्रेंथ कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।